अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम CIC। नाजरीन, पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं और इसकी आरजू रखना भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन इस आरजू की तकमील के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना जुर्म भी है और गुनाह भी। हमारा आज का प्रोग्राम भी ऐसे ही मुल्ज़िमान के खिलाफ है जो पैसा कमाने के चक्कर में पहले डाकू बने और फिर कातिल भी। पुलिस को इनके ठिकानों की इत्तला पहुंच चुकी है। हम भी मौके पे पहुंचेंगे और देखेंगे कि पुलिस इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करती है। अच्छा भी बात सुनो, वो जो कोट लखपत के इलाके में पेट्रोल पंप की कैश स्नैचिंग की वारदात हुई है, डकैती हुई है 38 लाख रुपए की, उस पर आप सब लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हो CI माल्टन में। तो वो वारदात जो है वो ट्रेस की है CRO रिकॉर्ड के ज़रिए। तो अभी मुल्ज़मान जहाँ पे बंदे वाले पुल के पास मौजूद हैं किसी डेरे पे, कैश की वो पहले भी वारदातें करते हैं, डकैती, मर्डर और पहले भी डकैती के मुकदमात मेरे साथ रिकॉर्ड करते हैं। अलर्ट होकर वहाँ पे रेड करना, कोई मुल्ज़म ना जाने पाए। अपनी माहराना जो सलाहतें हैं वहाँ पे बरोए कर लेनी है। अगर वो गोली चलाएं तो फिर उनको स्पेयर नहीं करना, फौरी तौर पे गाड़ी में बैठे। अच्छा सर, फयाज साहब बताइएगा, आज किस रेडिंग, कहाँ के लिए ये रेडिंग पार्टी तैयार की जा रही है और काफ़ी पुलिस जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है इस वक्त? यहाँ पे कोट लखपत के इलाके में एक पेट्रोल पंप की वारदात हुई है 38 लाख रुपए की। जी, ये कुछ माह पहले हुई थी। पहले 2016 में हुई है वारदात। तो वो उनका मैनेजर, उनका जो कैश लेके डेली बैंक में जाता था, वो लेके जा रहा था। वहाँ पे डाकू आए हैं मोटरसाइकिलों पे, उन्होंने वहाँ पे आकर फायरिंग भी की है और उनसे कैश छीन के लेके हैं। तो उस चीज़ का टारगेट जनाब CCP साहब लाहौर की तरफ से बल्क दाऊद DSP साहब को मिला था। तो हम CI माल्टन में काम कर रहे हैं, सारी टीम ने मिलकर काम किया और फुटवर्क के जरिए और CRO रिकॉर्ड के जरिए। तो आज वो मुल्ज़मान जो हैं वो ट्रेस हो गए हैं। अब इधर बंदे वाले पुल के पास एक जगह पे मौजूद हैं, लाहौर के बाहर के रहने वाले हैं और साहब हार्ड क्रिमिनल है वो। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रेड कामयाब हो और ये मुल्ज़मान कैफे किरदार तक पहुँचे। इस वक्त हम CI माल्टन की टीम के साथ हैं और पुलिस को इत्तला है कि पेट्रोल पंपों के ऊपर वारदातें करने वाले मुल्ज़मान किसी ठिकाने पे मौजूद हैं। अब देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस मुल्ज़मान को किस तरह गिरफ्तार करती है। पुलिस पार्टी इस वक्त उस जगह पे पहुंच चुकी है जहाँ पे उनको इत्तला है। उतरो फिर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुल्ज़मान की जानिब से अंदर एंटर होते ही फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका है और पुलिस जो है वो जब यहाँ पे पहुँची है तो उस वक्त फौरी तौर पे डाकुओं ने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस एहलकारों ने अब यहाँ पे पोजीशनें संभाल ली हैं और उन लोगों को ललकारा जा रहा है कि वो फायरिंग बंद करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग का तबादला किया गया और पुलिस ने तो अभी फायरिंग कर दी है। इस वक्त यहाँ पे जो सूरत हाल है वो काफ़ी डेंजरस हो चुकी है। पुलिस की जानिब से भी फायरिंग की गई और मुल्ज़मान की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे इस वक्त उस जगह के ऊपर दाव दिया है जहाँ पे पुलिस को इत्तला थी कि डाकू मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस वक्त मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने मौके से मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ दो मुल्ज़मान यहाँ से मौके से गिरफ्तार हो चुके हैं जिनको यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की और जवाबी फायरिंग के बाद ये दोनों मुल्ज़मान जो हैं यहाँ से मौके से गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इन मुल्ज़मान की चालाकी की यहाँ पे उन्होंने की रखी थी, चालाकी कर रखी थी, वो ये थी कि मुल्ज़मान की जानिब से यहाँ पे CCTV कैमरे जो थे वो नस्ब किए गए थे और इन CCTV कैमरों की मदद से आप देख सकते हैं कि मुल्ज़मान जो रैकी कर रहे थे और उनको मालूम था कि जब पुलिस एंटर हुई तो उसी वक्त उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और खुशकिस्मती से जो फायरिंग की वजह से कोई यहाँ पे जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुल्ज़मान की जानिब से पूरी कोशिश की गई थी कि पुलिस को नुकसान पहुँचाया जाए और लेकिन खुशकिस्मती से तमाम लोग जो हैं इस कार्रवाई में महफूज रहे और पुलिस ने मौके से दो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 17 लाख रुपए नकदी यहाँ से बरामद की जा चुकी है मुल्ज़मान से।
यहाँ पे जो मुल्ज़मान की जानिब से फायरिंग की गई उसके खौल इकट्ठे किए गए पुलिस की जानिब से, जो मुतअद्दिद खौल हैं वो खाली यहाँ से बरामद हुए। और जिन सीसीटीवी कैमरों की हम बात कर रहे थे वो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हर तरफ यहाँ पे लगे हुए थे, जिसकी वजह से डाकुओं ने जब देखा कि पुलिस उनके ऊपर चढ़ आई है तो उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। लेकिन खुशकिस्मती से कोई जो जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने भी बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और डाकुओं की जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को मौके से गिरफ़्तार कर लिया है। फ़याज़ साहब, दोनों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, ये इनके बारे में आपको क्या इत्तला थी कि ये किस किस्म के मुल्ज़िम हैं? और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हैं क्योंकि इन्होंने जब देखा कि पुलिस अंदर एंटर हुई है तो उसके बाद इन्होंने फ़ौरी जो है फायरिंग का तबादला यहाँ शुरू पे कर इन्होंने दिया। सीसी फुटेज कैमरों को इंतज़ाम किया हुआ था ताकि पुलिस आए उन पे फायरिंग भी करें और अगर भागने का मौका मिले भाग भी जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? जाकर हुसैन। ये जाकिर हुसैन है। बताओ क्या किया है इन्होंने? कोट लखपत के इलाके में 38 लाख की एक वारदात की है, वहाँ से सीआरओ रिकॉर्ड के जरिए इनको ट्रेस किया गया है। और जाकर जी सर, पहले कितने मुकदमा में चलान तुम? 8-7 हैं सर। 14 मुकदमात में ये चलान है। 14 मुकदमा, 14 और वो भी डकैती के। डकैती के मुकदमात में ये चलान है। और इन्होंने 38 लाख की वारदात की। इसके अलावा लाहौर में पेट्रोल पंप की काफ़ी पेशतर इन्होंने वारदातें की हैं। तो ये पेट्रोल पंप को क्यों फ़याज़ साहब ये टारगेट करते थे? वहाँ पे क्या पैसे ज़्यादा होते हैं, अमाउंट ज़्यादा होती है, उस वजह से ये या आसान टारगेट है वो? कैश ज़्यादा होता है और साथ में जब वो कैश लेके जाते हैं तो वहाँ पे कोई साथ गनमैन वगैरह नहीं होता उनके, वो नॉर्मल हालत में जाते हैं तो इनके लिए ये वो टारगेट अचीव करना आसान होता है। और ये लाहौर शहर के बाहर के रहने वाला है, ये लाहौर का नहीं रहने वाला। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद। फैसलाबाद का रहने वाला है। ये फैसलाबाद से यहाँ पे आगे वारदातें वारदातें कर करता रहा है। था। और उसका साथी जो है क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तारक जी। तारक, कब से वारदातें कर रहे हो आप? अभी 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल से ये वारदातें कर रहे हो? हाँ जी सर। और ये पंप की वारदात प्लान किसने की थी? किसने सोचा था कि ये पंप के ऊपर जाके वारदात करनी है? वो सर जमील है, वो भागा हुआ है। एक शाह है, वो जमील है, उन्होंने प्लानिंग की थी सारी। उन्होंने प्लानिंग की थी। हाँ जी। और जब वहाँ पे पहुंचे नंबर प्लेटें आप लोगों से जाली बरामद हुई हैं। ये नंबर प्लेटें का मोटरसाइकिलों के ऊपर जाली नंबर प्लेटें लगा के वारदात करते थे। जी सर। मलिक साहब, ये 93 में उकाड़ा में डकैती मर्डर में चलान हुआ है। तो 2011 में 93 नंबर मुकदमा है इसका, उकाड़े का, जिसमें ये डकैती मर्डर में चलान हुआ है। और अभी इनकी बड़ी तफ्तीश होनी है, इनसे बाकी वारदातें भी इनसे क्लियर करवानी है और इनसे काफ़ी इनके बाकी जो साथी हैं भी इनको बरामद की जाए और उनके साथियों को पकड़ा जाएगा। और ये तो डकैती मर्डर में पहले रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस ने यहाँ से दोनों मुल्ज़मान जो गिरफ्तार किए ये दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं। और इसमें खौफनाक बात ये है कि ये डकैती के दौरान एक शख्स की जान भी ले चुके हैं। पुलिस इनसे मज़ीद तफ्तीश करेगी। मुल्ज़िम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई भी जारी है। नाजरीन, एक कहावत है कि 100 दिन चोर का और 1 दिन शाह का। मुशाहिदा भी यही कहता है कि जुर्म कहीं भी किया जाए एक दिन पकड़े तो जाना है, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए सज़ा भी पानी और अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करनी। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और मुल्ज़मान ने सिर्फ पैसों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुख्तलिफ गैंग के लोग होते हैं, लेकिन जब ये जेल में इकट्ठे होते हैं तो फिर एक नया जो है ना गैंग, वो जो है नया गैंग तैयार कर लेते हैं और नया गैंग जो है ना गुमार से वजूद में आता है। नाजरीन, आपने देखा कि 2 इंतहाई ख़तरनाक मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए जा चुके हैं। अब इनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी ये जानेंगे DSP CIA मॉल्टन मलिक दाऊद से। मल साहब, बताइएगा जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए अब तक उनसे कितनी वारदातें ट्रेस हुई? ये मुल्ज़मान जो हमने गिरफ़्तार किए हैं, ये 3 लोग हमने गिरफ़्तार किए थे। ये बैनुल इज़्लाई गैंग है और मुख्तलिफ़ तबके की मुख्तलिफ़ किस्म की ये वारदात करते हैं, जिनमें जो 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं ये डकैती विद मर्डर 2 वारदातें ऐसी की इन्होंने, जो एक वकाड़े में 2011 में चलान हुआ था डकैती की वारदात में, और दूसरा जो फैसलाबाद का रैशी है उसने फैसलाबाद में मर्डर पे डकैती किया था, वहाँ से उसने काफ़ी वारदातें की हैं जो हमारे इधर लाहौर की वारदातें ट्रेस की हैं। बड़ी वारदातें थी, पेट्रोल पंप की वारदातें, 3 पंप इन्होंने लूटे हैं जिनकी हमने रिकवरी की है। अच्छा मल साहब, आपने जैसा बताया कि ये बैनुल इज़्लाई गैंग है, एक फैसलाबाद का रहने वाला है, किसी और शहर का रहने वाला है, इन लोगों का गैंग आपस में किस तरह बना है? इन लोगों का गैंग किस तरह बनता है, जब ये लोग गिरफ़्तार होकर जेल में जाते हैं
या कचहरी में इकट्ठे होते हैं, एक जेल से फ़र्ज़ करें कोई कोट लखपत में है, दूसरा कैंप जेल में है, अगर ये कचहरी में कहीं इकट्ठे होते हैं तो वहाँ इनका रब्ता होता है, वहाँ बैठ के फिर प्लानिंग करते हैं। अगर ये एक ही जेल में हो तो वहाँ जेल में बैठ के मुख्तलिफ गैंग के लोग होते हैं, लेकिन जब ये जेल में इकट्ठे होते हैं तो फिर एक नया जो है ना गैंग, वो जो है नया गैंग तैयार कर लेते हैं, और नया गैंग जो है ना बाहर से वजूद में आता है। वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का गैंग होता है, जो वो क्योंकि इनको वो सारे मार्केट सारे में आता है। मामलात पता होते हैं कि किस तरह पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या अदालतों में क्या मामलात हैं, इसी वजह से ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ये गैंग जो अंदर पकड़े जाते हैं, ये गैंग के सरगना किस्म के लोग होते हैं और बड़े मंजे हुए डकैत होते हैं, और हर किस्म की डकैती इन्होंने की होती है। फिर जो जब जेल में इकट्ठे होते हैं तो जेल में भी जो लोग होते हैं वो सारे कन टुटे और क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं। जो वो क्रिमिनल लोग सब इकट्ठे होते हैं, सबका माइंड एक जैसा इकट्ठा होता है, तो फिर ये जब ये नया गैंग इख्तियार करते हैं तो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का गैंग होता है। अच्छा मल साहब, इनकी वारदातें तो आपने बताई, पेट्रोल पंप पे वारदातें जो हैं, इनकी 3 वारदातें थी। पेट्रोल पंप पे ये किस तरह इन्होंने वारदात की, तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया, कैसे इन्होंने प्लानिंग की कि वहाँ पे वारदात करनी है, और उन पेट्रोल पंपों को टारगेट किया गया? पेट्रोल पंपों को इन्होंने टारगेट इसलिए किया क्योंकि वहाँ से कैश जो है इनको इजीली, बड़ा आसानी के साथ, ज़्यादा मकदार में, कम वक्त में ज़्यादा पैसे मिलते थे। जब इन्होंने टारगेट किया, ये 3 लोग या 4 लोग होते हैं, 2 बाइक के ऊपर होते हैं, पहले एक बाइक वहाँ से पेट्रोल डलवाती है, फिर वहाँ की रैकी करते हैं, रैकी करके 2, 3, 4 दिन ये रैकी करते हैं, देखते हैं कि इनका जो कैशियर है वो पैसे कब बैंक में लेके जाता है। जब वो कैशियर वहाँ से पैसे लेके निकलता है तो ये उनके पीछा करते हैं, थोड़े ही फासले पे जाते हैं, बैंक पहुँचने से पहले उनको रोक के गन पॉइंट से उनसे पैसे छीन लेते हैं। अच्छा मल साहब, इसमें एक और चीज़ भी आप जैसा कह रहे हैं कि अगर वहाँ से कैशियर निकलेगा, कैशियर को इन्होंने पकड़ लेना है। अगर हमारे पास एक एक्ट भी है कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। क्या बैंक की जानिब से, जो पेट्रोल पंप हैं, इनकी जानिब से कभी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि हम लोग कैश की जो ट्रांजैक्शन करने के लिए कैश मूव कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं? जब ये वारदातें होती हैं ना, तो हम जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से बात करते हैं पंप्स मालकान पे, या किसी स्टोर पे वारदात होती है, या वहाँ से कोई बैंक वाला कैश लेके बंदा निकलता है बैंक से, जब उनसे पूछते हैं भी आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं की, वजह क्या है, वो कहते हैं जी हमने तो पुलिस को इतला जो है ना इसलिए नहीं की कि कब आएंगे कब जाएंगे। हालांकि हमारे पुलिस स्टेशन से, डीएसपी की तरफ से और एसपी साहब की तरफ से हर पेट्रोल पंप के ऊपर, हर बैंक के अंदर, हर स्टोर के ऊपर, अगर किसी ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र करना है, वो हमें इतला करे, फ़ोन करे, विद इन 9 मिनट, 5, 6, 7 मिनट के अंदर गाड़ी पुलिस की वहाँ पहुँचेगी गार्ड। वो गार्ड साथ लेके जाएं, पैसे उसके घर जहाँ तो उसने लेके जाना है वहाँ तक हम उसको पहुँचा के आते हैं। लेकिन जब ये खुद लेके जाते हैं, ये इनकी अपनी नालायकी और अपनी नेगलिजेंसी है, और अपने ही तरीके से ये पैसे लेके जाते हैं। खामखा जब लेके जाते हैं तो इनकी वारदात हो जाती है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी वारदात होगी, हालांकि इनकी जिम्मेदारी है बग़ैर पुलिस को इतला किए 10 लाख के ऊपर की अमाउंट या 10 लाख की अमाउंट बग़ैर पुलिस के ये ना लेके जाएँ। अमल साहब, इस बारे में इन लोगों को वारदात तो इनके साथ हो गई, नुकसान हो गया, लेकिन लोगों को आप क्या सजेशन देंगे कि जो लोग इस तरह कैश ट्रांसफ़र करते हैं, पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कैंपेन चलाई जाए, या उन लोगों को क्या मैसेज दिया जाए कि वो पुलिस के ऊपर ट्रस्ट करें, और जब भी उन्होंने ऐसे अपनी ट्रांसफ़र करनी है पैसों की तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें? असल बात ये है, कैंपेन वाली जो मलिक साहब आपने बात की है, कैंपेन हर वक्त 24 घंटे, जब बैंक खुलता है शाम 5 बजे तक पुलिस की मोबाइलें, एक पुलिस स्टेशन के अंदर 5 से 7 मोबाइलें गश्त करती हैं, वो हर बैंक को इतला करती हैं, नोट देती हैं और उनको बताते हैं, नोट में लिखते हैं कि आपने अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने हैं, 10 लाख करने हैं, तो आपको चाहिए फौरी पुलिस को इतला करें, फिर यहाँ से पैसे बंदे को लेके जाने दें। और इसी तरह पंप्स की जो चेकिंग है, वहाँ पे जब मोबाइलें जाती हैं, पुलिस स्टेशन की स्क्वाड जाती हैं और मुहाफ़िज़ जाती हैं, डॉल्फिन भी जाती है, चेक करते हैं, गार्ड को चेक करते हैं। गार्ड को जब चेक किया जाता है, वहाँ मालकान पंप्स को, मालकान स्टोर को ये मैसेज कन्वे किया जाता है, उनको सख्ती से बताया जाता है कि अगर जब आपने पैसे लेके जाने 10 लाख से ज़्यादा, या 10 लाख की अमाउंट, या 8 लाख, 10, 7 लाख, जितनी भी लेके जानी है आपने अमाउंट, पुलिस स्टेशन में इतला करें।
आपके पास उसी वक्त गाड़ी पहुंचेगी और पुलिस की कस्टडी में आप पैसे ट्रांसफ़र करें जहां भी आपने करने। तो मौलवी साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि इन लोगों का अपना भी कसूर है जो लोग नहीं करते और बाद में ये नुकसान भी उठाते हैं? इसमें बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो मालकान है जो बेस में कोताही करते हैं, जब इनसे बात करते हैं कि आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया तो कहते हैं बस गलती होगी हमसे। ये अपनी ही गलती की वजह से अपना नुकसान करवा लेते हैं। इसमें पुलिस की कतई तौर पे कोई कोताही नहीं, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होती। पुलिस की तो हर वक्त हर थाने के अंदर 5 से 6 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड मोबाइल हालत में होते हैं। अगर ये पुलिस को पुलिस स्टेशन में इतला करें, SHO को बताएं या DSP को बताएं, विद इन 3 या 4 मिनट हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल स्क्वाड उधर पहुंचेगा। मौलवी साहब, अब इन मुल्ज़िमान से तफ्तीश के दौरान कितनी रिकवरी की गई, इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद की गई? इनसे हमने 14 लाख रिकवरी की है। इनसे 30 बोर जो पिस्टल हैं वो हमने बरामद किया है, रौंद भी बरामद किए हैं और इसमें बाकी 2 मुल्ज़िमान अभी रहते हैं गिरफ़्तार करने वाले। जब वो गिरफ़्तार होंगे तो उनसे हमारी मज़ीद रिकवरी होगी। बहुत शुक्रिया भाई। नाजरीन, खुशी खुशी जीने के लिए थोड़ी सी रोटी और बहुत सी मोहब्बत की ज़रूरत होती है और ईमानदारी से काम करने वालों के नसीबों में रोटी भी बहुत होती है और मोहब्बत भी उन्हीं का नसीब होती है। काश ये छोटी सी बात लोगों को समझ आ जाए और हमारे शहर में कहीं जुर्म ना हो। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले जुमे फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में। हमारा आज़म महफूज लाहौर, सलाम लाहौर।